जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 6 जनन इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो इससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। पहला प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार के अलैंगिक जनन का सचित्र एवं संक्षिप्त विवरण दें। इसका उत्तर लिखेंगे कि जीवों में अलैंगिक जनन 3 विधियों से संपन्न होता है। पहला होता है विखंडन, दूसरा मुकुलन और तीसरा पुनर्जनन। तो सबसे पहले हम लोग विखंडन का लिखेंगे कि इसमें जीवों का शरीर खंडित होकर 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है, उसे ही विखंडन कहा जाता है। जैसे कि अमीबा, ईस्ट, पैरामीशियम, जीवाणु इत्यादि में। तो आप लोग इसका चित्र भी देख सकते हैं, ये रहा अमीबा का। अब इसका दूसरा लिखेंगे मुकुलन का कि इसमें जनकों के शरीर के धरातल से कलिका फूटने या प्रवर्धन निकलने के फलस्वरूप एक स्वतंत्र जीव का निर्माण होता है, जैसे कि हाइड्रा, आलू, अदरक, एक गुलाब इत्यादि में। तो जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं कि ये रहा हाइड्रा। उसके बाद इसका अगला चित्र ये रहा आलू का। तो इन सभी में ही मुकुलन के द्वारा जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। और इसका तीसरा है पुनर्जनन। तो इसमें लिखेंगे कि इसमें जीवों का शरीर किसी कारण से 2 या अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है तथा प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भाग का विकास कर पूर्ण विकसित नए जीव में परिवर्तित हो जाता है तथा सामान्य जीवन यापन करता है, जैसे कि स्पाइरोगायरा, प्लेनेरिया। तो इसका भी चित्र हम लोग देखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये रहा स्पाइरोगायरा का चित्र। इसमें कि पुनर्जनन की प्रक्रिया के द्वारा जनन होता है। और फिर ये रहा प्लेनेरिया। तो इसमें भी वह पुनर्जनन की प्रक्रिया के द्वारा ही एक नए जीव का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि उत्तक संवर्धन कैसे संपन्न होता है, कायिक प्रवर्धन के लाभों का उल्लेख करें। तो सबसे पहले हम लोग उत्तक संवर्धन का लिखेंगे कि उत्तक संवर्धन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक आधुनिक तकनीक है जिसे सूक्ष्म प्रवर्धन भी कहा जाता है। यह तकनीक इस तथ्य पर आधारित है कि पादप कोशिकाएं पूर्ण सक्षम होती है, इसीलिए इसमें स्वस्थ वांछित पौधे से उत्तक का छोटा टुकड़ा लेकर उसे एक पोषक पदार्थ के घोल में रखा जाता है। उपयुक्त तापमान, आर्द्रता एवं अन्य अनुकूलित स्थितियों में यह उत्तक का टुकड़ा एक असंगठित एवं अविभेदित कोशिकाओं के पिंड में परिवर्तित हो जाता है, जिसे कैलस कहते हैं। अब इस कैलस के एक छोटे टुकड़े भाग को अलग कर अन्य हार्मोन युक्त माध्यम में रखकर पादप के रूप में विकसित एवं विभेदित कराते हैं। अब यह पादप जब जमीन या गमले में प्रतिरोपित किया जाता है तो यह विकसित होकर एक वयस्क पौधे का निर्माण कराता है। इस तरह तैयार पौधे एक पूर्वजनक या क्लोन कहलाते हैं, जिससे कि वांछित गुणों का ह्रास नहीं होता है। तो हम लोग समझेंगे कि उत्तक संवर्धन में सबसे पहले एक स्वस्थ पौधे के भाग को काट लिया जाता है, फिर उसे उस अनुकूलित वातावरण के अनुसार ही उसे रखा जाता है और उसे फिर जमीन या गमले में गाड़ दिया जाता है, जिससे कि एक स्वस्थ और नए पौधे का निर्माण होता है। तो इस तरह से जो निर्माण पौधा होता है वही ही क्लोन कहलाता है। तो इससे उस पौधे में जितने भी वांछित गुण होते हैं उसका ह्रास नहीं होता है। तो यही प्रक्रिया होता है उत्तक संवर्धन कराने की। अब इसके बाद हम लोग कायिक प्रवर्धन के लाभों का वर्णन करना था, तो इसका लिखेंगे। तो पहला कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का उपयोग कृषि में किया जाता है। दूसरा कि इसके द्वारा बनने वाले पौधे अपने जनक के अनुरूप होते हैं। और तीसरा कि इसमें एकल पौधे द्वारा जनन संभव है। और चौथा कि यह विधि उन पौधों के लिए उपयोगी है जिन पौधों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। तो यहाँ पे हमने इसके इतने सारे लाभों को देखा, तो आप लोग इसे अच्छे से लिख लेंगे। और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। अगला प्रश्न है कि परागकण से लेकर बीज बनने तक की क्रिया को संक्षेप में उद्धृत करें। यानी कि परागकण से लेकर बीज किस प्रकार से बनता है, हमें यह अच्छे से बताना है। इसका उत्तर लिखेंगे कि फूल के परिपक्व होने पर इसके पुंकेसर स्थित परागकोश से निकलने वाले परागकण स्त्री केसर पर पहुंच जाते हैं, जिससे परागकण की प्रक्रिया होती है। परागकण क्रिया के कारण बीज का अंडाशय फल बन जाता है। अंडाशय के अंदर स्थित बीजांड में बीजों का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हमने यह समझाया कि किस तरह से ही बीजों का निर्माण होता है।
प्रश्न है कि पादप में लैंगिक एवं अलैंगिक जनन के विभेदों का वर्णन करें, यानी कि इन दोनों में हमें अंतर बताना है। पहला अंतर लिखेंगे कि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होता है, जबकि अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादपों का उत्पन्न कर सकते हैं। यानी कि लैंगिक जनन में होता है कि हमें बीज की आवश्यकता होती है, जबकि अलैंगिक जनन में बिना बीज के द्वारा ही एक नए पौधे का उत्पन्न हो सकता है। और दूसरा अंतर कि लैंगिक जनन के अंतर्गत युग्मकों का निर्माण तथा युग्मक शामिल होते हैं, जबकि अलैंगिक जनन की विधि को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यानी कि लैंगिक जनन में युग्मक का होना आवश्यक है और उसी के द्वारा ही एक नए जीव का निर्माण होता है, जबकि अलैंगिक जनन की विधि में इसमें कोई भी युग्मक शामिल नहीं होते हैं, जिसे कि कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने इसके दो अंतर को बताए, तो आप लोग इसे अच्छे से लिख लेंगे। 5 नंबर प्रश्न है कि पुष्प की अनुदैर्ध्य काठ का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। यानी कि पुष्प का जो अनुदैर्ध्य काठ होता है उसका हमें एक स्वच्छ नाम के साथ ही चित्र बनाना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये रहा अनुदैर्ध्य काठ पुष्पासन का चित्र। तो यहाँ पर इसका नामांकन भी किया गया है, तो आप लोग यह चित्र देखकर बना लेंगे और साथ ही इसका नामकरण भी अच्छे से कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि यौवनारंभ या प्यूबर्टी के समय किशोर बालक बालिकाओं के शरीर में होने वाले परिवर्तन का वर्णन करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि किशोरावस्था में होने वाले कुछ परिवर्तन बालक एवं बालिकाओं में एक समान होते हैं, जैसे कि कांख एवं दोनों जंघाओं के बीच तथा बाह्य जननांगों के समीप बाल आने लगते हैं। टांगों तथा बाहुओं पर कोमल बाल उगने लगते हैं। त्वचा कुछ तैलीय होने लगती है। इस अवस्था में चेहरे पर फुंसियों का निकलना भी प्रारंभ हो सकता है। इस अवस्था में अपने जैसे विपरीत लिंग वाले व्यक्तियों के प्रति आकर्षक उत्पन्न होने लगता है। इन परिवर्तनों के अतिरिक्त किशोर बालक बालिकाओं के शरीर में अलग अलग प्रकार के कुछ परिवर्तन भी होने लगते हैं, जैसे कि किशोर बालिकाओं के स्तनों में उभार आने लगता है। स्तन के केंद्र में स्थित स्तनाग्र के चारों ओर की त्वचा का रंग ज्यादा गाढ़ा होने लगता है। मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है। किशोर बालक में मूछ और दाढ़ी उगना प्रारंभ होने लगता है। स्वर यंत्र या लैरिंग्स के परिपक्वता के कारण आवाज में भारीपन आने लगता है, यानी कि उसका आवाज होता है वह मोटा होने लगता है। नर मैथुन अंग शीशन के आकार में कुछ वृद्धि होने लगता है, यानी कि लिंग का लंबाई बढ़ जाता है। मानसिक भावनाओं के प्रभाव से कभी कभी शीशन के आकार में सामान्य से ज्यादा अस्थायी वृद्धि तथा कठोरता आने लगती है। तो यहाँ तक हमने इसके देखा कि कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, तो आप लोग इसे लिख लेंगे। प्रश्न है कि पुरुष के आंतरिक जनन अंगों का वर्णन करें। यानी कि पुरुष के अंदर कौन कौन से जनन अंग होते हैं उसका हमें वर्णन करना है। इसका उत्तर लिखेंगे कि नर जनन में 2 वृषण, कई शुक्र अपवाहिकाएं, प्रत्येक वृषण से संबंधित अधिवृषण या फिर इपिडाइमिस एवं शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, एक मूत्रमार्ग तथा शीशन एवं कुछ सहायक ग्रंथियां होती है। यानी कि ये सभी ही पाए जाते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे वृषण के बारे में। वृषण पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग है, क्योंकि नर युग्मक जो शुक्राणु कहलाते हैं इसी में बनते हैं। प्रत्येक पुरुष में 2 अंडाकार वृषण होते हैं, जो उदर गुहा के बाहर दोनों जननांगों के बीच त्वचा तथा पेशियों से बनी एक थैली होती है, जिसमें कि यह पाया जाता है। इस थैली को वृषण कोश कहते हैं। उसके बाद फिर आगे हम लोग लिखेंगे अधिवृषण का, कि अधिवृषण वाहिनी एक लंबी नलिका है जो अत्यधिक कुंडलित और कसी हुई नलिका के रूप में वृषण के भीतरी किनारे से चिपकी होती है। इस रचना को अधिवृषण या फिर एपिडर्मिस कहते हैं। अधिवृषण से एक शुक्रवाहिका नामक नलिका निकलती है। अधिवृषण शुक्राणुओं का संग्रहण स्थान है। इसी भाग में शुक्राणु परिपक्व तथा सक्रिय होकर निषेचन के योग्य बनते हैं। इसके बाद इसका अगला जो है शुक्रवाहिका, इसका लिखेंगे कि यह करीब 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका है। इसकी दीवार मांसल और संकुचनशील होती है। दोनों शुक्रवाहिकाएं वृषण के पीछे से इनके समांतर आगे बढ़ती है तथा आगे यह मूत्राशय तक जाती है। मूत्राशय के समीप ये अपनी ओर की मूत्रनली पर एक फंदा बनाकर मूत्राशय के पृष्ठ तल पर पहुंचती है। यहाँ से ये नीचे आती है, फिर ये अपनी ओर शुक्राशय की नलिका से जुड़कर एक शख्स नलिका निर्माण करती है। तो यहाँ तक आप लोग इसमें लिख लेंगे। 8 नंबर प्रश्न है कि स्त्री में लैंगिक चक्र का वर्णन करें।
इसका उत्तर लिखेंगे कि स्त्री में यौवनारंभ या प्यूबर्टी सामान्यतः 10 से 12 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है, अर्थात इस उम्र में स्त्री में जनन क्षमता प्रारंभ हो जाती है तथा आंतरिक जननांगों में कुछ चक्रीय क्रियाएं होती है जिसे कि मासिक चक्र कहते हैं। यह चक्र 28 दिनों तक चलता है। सामान्य स्थिति में प्रत्येक 28 दिन पर इसकी पुनरावृत्ति होती है, यानी कि यह पुनः बनते रहता है। तो आप लोग इसमें लिख लेंगे। और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। अब इसका अगला प्रश्न है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए व्यवहार में लाए जाने वाले विभिन्न उपायों का वर्णन करें। यानी कि हम लोग जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से विभिन्न उपायों को कर सकते हैं, हमें यह बताना है। तो ये रहा उसका उत्तर। लिखेंगे कि मानव जनसंख्या को सीमित रखना जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है, जो आज के समय में एक चुनौती समस्या है। इस वैज्ञानिक युग में इसके लिए व्यवहार में निम्नलिखित उपायों को अपनाया जा रहा है। तो जैसा कि ये देखिए यहाँ पे उपाय दिए गए हैं। तो पहला कि प्राकृतिक विधि, जिसमें कि इस विधि में संभोग के समय का समंजन कर अंडाणु निषेचन को रोककर गर्भाधान से बचाया जा सकता है। दूसरा है यांत्रिक विधि, तो इसमें पुरुषों द्वारा कंडोम या स्त्रियों द्वारा डायफ्राम, कॉपर टी तथा लूप जैसे परिवार नियोजन के साधनों का प्रयोग किया जाता है। और फिर तीसरा है रासायनिक विधि, तो इसमें शुक्राणु को मारने वाला रसायन एवं संश्लेषित एस्ट्रोजेन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की गर्भ निरोधक गोलियां ली जाती है, जिससे कि अंडोत्सर्ग क्रिया बाधित होती है और गर्भाधान नहीं हो पाता है। और चौथा विधि है सर्जिकल विधि। इसके तहत पुरुष नसबंदी एवं स्त्री नसबंदी एवं एमटीपी यानी कि गर्भ का चिकित्सकीय समापन जैसे कि शल्य क्रियाओं का उपयोग किया जाता है। और पांचवा है सामाजिक जागरूकता, तो इसमें कि जनसंख्या वृद्धि के भयावह परिणामों के प्रति समाज को जागरूक कर जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है। यानी कि समाज में को यह बतलाया जा सकता है कि यदि जनसंख्या सीमित से यदि बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ जाए तो इससे कौन कौन से प्रभाव हो सकते हैं। अगर यह हम लोग समाज को बताएंगे तो इससे भी जनसंख्या को नियंत्रित करने में सहायता मिल सकती है। तो यहाँ पे इसके इतने सारे विभिन्न उपायों को बताया गया है, तो आप लोग इसे लिख लेंगे। अब इसका लास्ट प्रश्न है 10 नंबर की लैंगिक जनन संचारित रोग क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि यौन संबंध यानी कि लैंगिक संयोजन से होने वाले संक्रामक रोग को ही लैंगिक जनन संचारित रोग कहते हैं। ऐसे रोग कई तरह के रोगाणुओं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, प्रोटोजोआ, यीस्ट जैसे सूक्ष्मजीवों द्वारा बनते हैं। ये ऐसे रोगाणु मनुष्य की योनि, मूत्र मार्ग जैसे जननांगों या मुख या गुद्दा जैसे स्थानों के नम एवं उष्ण वातावरण में बढ़ते हैं। उन व्यक्तियों में ऐसे रोगों को होने की संभावना अधिक रहती है जो एक से अधिक व्यक्तियों के साथ लैंगिक संबंध रखते हैं। मनुष्य में होने वाले ऐसे प्रमुख रोग निम्नलिखित है, जैसे कि हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग, तो गोनोरिया, सिफिलिस, यूरेथाइटिस या तथा सर्विटाइटिस बैक्टीरिया से होने वाले ये सभी रोग हैं। उसके द्वारा हम लोग देखेंगे कि वायरस से होने वाले रोग, तो सर्विक्स कैंसर हो गया, हर्पिस तथा एड्स, ये सभी हैं जो कि वायरस से होने वाले रोग हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, तो स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं में एक प्रकार का प्रोटोजोआ के संक्रमण से होने वाला यह रोग जो कि ट्राइकोमोनियसिस है, तो यह प्रोटोजोआ के द्वारा ही होता है, ट्राइकोमोनियसिस। तो आप लोग यहाँ पे देखे होंगे कि इसके बहुत सारे रोगों के नाम भी हमने बताया कि यह किस किस परजीवी के कारण होता है, तो आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे। तो फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।